हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डेवलपमेंट फेज़ के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। और हमने ये जाना था कि डेवलपमेंट फेज़ जो है वो फीजिबिलिटी स्टडी और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सिस्टम डिज़ाइन फेज़ के बाद आता है, यानी चौथा स्टेप है। SDLC एक सीक्वेंशियल वे में चलती है और जब सिस्टम डिज़ाइन ब्लूप्रिंट तैयार हो जाते हैं, वर्किंग मॉडल तैयार हो जाता है, तो फिर डेवलपमेंट फेज़ स्टार्ट होता है। और डेवलपमेंट फेज़ स्टार्ट होने में कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमने ये पढ़ा था कि अच्छा प्रोग्राम होता है तो वो क्या होगा, मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होनी, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, और एक प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। और एक अच्छे प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, एक हल्के से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में शॉर्ट वे में पढ़ा था, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि हमें डेवलपमेंट फेज में एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चॉइस करनी पड़ेगी। आज की डेट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अवेलेबल है, जावा है, C++ है, सी है, कोबोल है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज़ करें। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करने के लिए हम एप्लीकेशन एरिया देख सकते हैं, एलॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं, कितनी एलॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर बहुत ज़्यादा एलॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी है और ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट जिसमें सॉफ्टवेयर को हमें एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करना है उसके कॉम्पेटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें यूज़ करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस कंसिडरेशन हम देखेंगे कि मतलब कई प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ओरेकल है, कई लैंग्वेजेस हैं, तो वो वहाँ जितने नंबर ऑफ यूज़र्स ज़्यादा हों उसको हैंडल करने के लिए इजी होते हैं वो। यानी कि अगर नंबर ऑफ यूज़र्स, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगी। डेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो उसमें डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगी। उसके अलावा ये भी मैटर करती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टाफ की नॉलेज कैसी है, इन हाउस स्टाफ की मेंटेनेंस की कैपेबिलिटी कैसी है। कई बार क्या होता है कि हार्डवेयर है, डेटाबेस है, वो चॉइस ऑफ लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंफर्टेबल लैंग्वेज है। कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करेगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगी, क्योंकि हर तरह के प्रोग्राम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है। तो सबसे पहले ये चॉइस करना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद कोडिंग स्टाइल आपको देखनी पड़ेगी। कोडिंग स्टाइल जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोडिंग स्टाइल प्रोग्रामिंग को हेल्प करती है। प्रोग्रामिंग में अगर कमेंट लाइंस डली हुई हैं तो अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ जाती है। कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल नेम है प्रोग्राम के तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि ये प्रोग्राम किसका होगा। अगर मान लिया ट्रायल बैलेंस है तो उसको हम टीबी नेम दे सकते हैं। मालूम पड़ा हमने उसका नाम FIN32 दे दिया, FIN35 दे दिया, तो उसमें जब हम उस प्रोग्राम को ढूंढ रहे होंगे तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर एम्प्लॉय नंबर है तो एम्प्लॉय डैश नंबर दे दिया, सप्लायर नंबर है तो सप्लायर डैश नंबर दे दिया। तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करने पड़ेंगे। तो कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल नेम्स
कोड्स में यूज़ करनी चाहिए। दूसरा है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। तो उससे क्या है, मेंटेनेबिलिटी हो जाती है। हर मॉड्यूल्स, एक स्पेशलाइज मॉड्यूल होता है, उसको मेंटेन करना ईजी होता है। फॉर कई लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती हैं कि एक लाइन में कई इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, लेकिन रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक लाइन में एक इंस्ट्रक्शन हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। कमेंट लाइन से तो अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमें कोडिंग स्टाइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इंडेंटेशन, पैरेंथेसिस, जहाँ पर कोड्स में यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर हमें करनी चाहिए ताकि क्लियर फॉर्मेटिंग होगी। इसके बाद प्रोग्रामिंग डिबगिंग आती है। प्रोग्रामिंग डिबगिंग सबसे प्रिमिटिव टेस्टिंग एक्टिविटी है। जितना ज़्यादा आपको एक्सटेंसिव डिबगिंग की ज़रूरत है उसका मतलब ये है कि उतना बुरी तरीके से प्रोग्राम बनाया गया है। डिबगिंग एक्टिविटी मिनिमम है तो इसका मतलब प्रोग्रामर ने अच्छा प्रोग्राम बनाया है। अगर मान लिया सपोज बहुत बुरा प्रोग्राम है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिबगिंग करनी पड़ेगी। डिबगिंग मतलब बग्स को हटाना है। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। बग्स मतलब होते हैं डिफेक्ट्स होते हैं प्रोग्राम में। फॉल्टी कोड स्ट्रक्चर है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर्स की, इनकोहेरेंट नेमिंग हो गई, प्रोग्राम स्टेटमेंट में रॉन्ग स्पेलिंग्स हो गई, तो ये बग्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इसको डिबगिंग करनी पड़ती है। डिबगिंग हम जो है कंपाइलर के साथ कर सकते हैं, कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं या डिबगर यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। डिबगर और कंपाइलर का यूज़ करके हम प्रोग्राम डिबगिंग कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें प्रोग्राम की चॉइस करनी पड़ेगी, उसके बाद कोडिंग स्टाइल की चॉइस करनी पड़ेगी और प्रोग्राम डिबगिंग करनी पड़ेगी। और प्रोग्राम को डिबग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिबगर का यूज़ करना पड़ेगा या कंपाइलर का यूज़ करना पड़ेगा। तो सोर्स कोड में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई बग्स हैं, उसको हम रिमूव करेंगे और इसके लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो टूल्स लॉजिक पाथ मॉनिटर्स हो सकते हैं, ट्रेस हो सकते हैं, मेमोरी डम्प्स हो सकते हैं। लॉजिक पाथ मॉनिटर्स क्या करते हैं, अगर लॉजिकल एरर्स हैं तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में लॉजिकल एरर्स हैं तो वो रिपोर्ट बैक करते हैं। उसमें उसके क्लूज प्रोग्रामर्स को दे देते हैं। लॉजिकल एरर्स, अगर सीक्वेंशियल एरर्स आ रहे हैं तो ट्रेस है तो वो क्या है कि अगर मान लिया सपोज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं, तो उसमें सेलेक्टेड वेरिएबल जो चेंज हुए हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम में, उसको फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करता है। तो पता चल जाता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी। इसके अलावा मेमोरी डंप्स होते हैं। ये इंटरनल मेमोरी के बारे में बताते हैं कि भाई जहाँ पर प्रोग्राम एब्रप्टली एंड कर जाता है, तो ये बता देते हैं कि कहाँ पर प्रोग्राम एब्रप्टली एंड किया, यानी कि प्रोग्राम उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और चूंकि उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो अनकंसिस्टेंसी का पता चल जाता है। डेटा में इनकंसिस्टेंसी हो, पैरामीट्रिक वैल्यू में इनकंसिस्टेंसी हो, तो इसका पता चल जाता है। इसके अलावा आउटपुट एनालाइजर्स होते हैं। ये आउटपुट की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो बेसिकली हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हल्का सा पढ़ा और फिर ये पढ़ा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन सी कोडिंग स्टाइल यूज़ करनी है, किस तरीके से प्रोग्राम को डिबग करना है और उसके लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। और ये बेसिकली हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यानी कि अगर हम डेवलपमेंट फेज़ को देखें तो डेवलपमेंट फेज़ में प्योरली प्रोग्रामिंग या कोडिंग रिलेटेड चीज़ें हम देखते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के 3 स्टेजेस में हमने स्पेसिफिकेशन लास्ट लेवल तक डिफाइन कर लिए हैं और उसका एक ब्लूप्रिंट बना लिया। यानी डिज़ाइन फेज़ में तो प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन कर लिया, उसका ब्लूप्रिंट और वर्किंग मॉडल बना लिया। उससे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट की एनालिसिस की है और उससे पहले हमने फीजिबिलिटी स्टडी की थी। और फीजिबिलिटी स्टडी में क्या था कि ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया था
यानी फीजिबिलिटी स्टडी में ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुई। जब हमें प्रोग्राम मिल गया तो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें सारी रिक्वायरमेंट फेज़ की। उसके बाद डिज़ाइन फेज़ आ गया और उसमें सिस्टम को डिज़ाइन किया हमने, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक वर्किंग मॉडल तैयार किया और सबको शेयर किया और फाइनल यूज़र मैनेजमेंट से फाइनल गो हेड ली और फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट किया डेवलपमेंट फेज़ में। वो जो वर्किंग मॉडल है, जो डिज़ाइन फेज़ में जो वर्किंग मॉडल बना हुआ है, जो ब्लूप्रिंट बना है, हमने उसे प्रोग्रामर को दिया या सिस्टम एनालिस्ट को दिया और फिर उसने प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया, उसे कोड करना स्टार्ट किया, उसको डिबग करना स्टार्ट किया। तो फिर हमने ये पढ़ा कि एक अच्छे प्रोग्राम में कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। फिर हमने प्रोग्रामिंग मेथड्स और टेक्निक पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने ये किया है कि जो प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड को हम अडॉप्ट करेंगे, उन्हीं कोडिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम प्रोग्राम बनाना आगे चालू करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाएंगे, मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करेंगे, मॉड्यूलैरिटी, अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा, एक हल्का सा ओवरव्यू पढ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और फिर ये पढ़ा कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करेंगे। एप्लीकेशन एरिया, एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो कोई दूसरा लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, लोअर कॉम्प्लेक्सिटी है तो दूसरी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। हमें इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा जिसमें सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना है। हमें परफॉर्मेंस कंसिडरेशन देखनी पड़ेगी, अगर परफॉर्मेंस बेटर चाहिए तो दूसरी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। डेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी और इन हाउस की कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी, वो मेंटेन कर सकता है कि नहीं मेंटेन कर सकता है। मेंटेन कर सकता है लॉन्ग टर्म में तो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, अगर मेंटेन नहीं कर सकता है तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने कोडिंग स्टाइल के बारे में पढ़ा कि मॉड्यूलर प्रोग्राम करना पड़ेगा, कमेंट लाइंस डालनी चाहिए हमें कोड में ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर कोई प्रोग्रामर छोड़ के चले गया तो उसमें हर लॉजिकल ब्लॉक के बारे में हमें पता चल जाए कि कोई एक पर्टिकुलर लॉजिकल ब्लॉक क्या फंक्शन कर रहा है, और वो हमें तब पता चलेगा, ईजिली तब पता चलेगा जब एडिकेट कमेंट लाइन इंक्लूड होती है प्रोग्राम में। उसके बाद प्रोग्राम डिबगिंग के बारे में हमने पढ़ा। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, मतलब टोटल प्रोग्रामिंग, ये डेवलपमेंट फेज़ में होती है। और जब इन सब टूल्स का यूज़ करके हम एक अच्छा प्रोग्राम बना देते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़ आ जाती है। उसके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक्स।